शहर अमरपुर की सुबह हमेशा की तरह धीरे धीरे जाग रही थी, लेकिन उस दिन हवा में कुछ अजीब बेचैनी थी, जैसे कोई अनहोनी पहले ही अपने कदम जमा चुकी हो। सड़कें लोगों की आवाजाही से भर रही थी। चाय की दुकानों से उठती भाप और अखबार बेचने वालों की आवाजें एक सामान्य दिन का एहसास करा रही थी। मगर शहर के बीचों बीच स्थित सेंट्रल क्राइम ब्रांच ऑफिस में माहौल कुछ अलग ही था। वहां हर चेहरा तनाव से भरा हुआ था और उसी तनाव के बीच दरवाजे के बाहर अचानक एक काली एसयूवी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उससे एक महिला उतरी। कड़क वर्दी, तेज निगाहें और चेहरे पर अडिग आत्मविश्वास। वह थी डीएसपी अदिति राठौर, शहर की सबसे ईमानदार और सख्त अफसरों में गिनी जाने वाली अधिकारी। उसके नाम से ही अपराधियों के चेहरे का रंग उड़ जाता था। कहा जाता था कि अगर कोई केस अदिति के हाथ में आ गया तो सच को सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस सख्त चेहरे के पीछे एक दिल भी था जो कभी बहुत भरोसे से भरा हुआ था, और उसी भरोसे का नाम था विवेक चौहान, जो इसी ऑफिस में एक सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। विवेक का स्वभाव अदिति से बिल्कुल अलग था। वह शांत, सुलझा हुआ और बेहद ईमानदार इंसान था। वह उन लोगों में से था जो कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं तो सच्चाई ही बोलते हैं। ऑफिस में कई लोग थे जो काम को सिर्फ एक ड्यूटी समझते थे, लेकिन विवेक के लिए यह एक जिम्मेदारी थी, एक वादा था समाज से। और यही बात अदिति को पहली बार उसकी ओर खींच लाई थी। उसे याद था वह दिन जब उसने पहली बार विवेक को देखा था। एक बूढ़ा आदमी ऑफिस के कोने में बैठा रो रहा था। उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन विवेक ने उसकी हर बात ध्यान से सुनी, उसे पानी दिया और भरोसा दिलाया कि न्याय मिलेगा। उस दिन अदिति ने महसूस किया था कि इस सिस्टम में अगर कोई सच में इंसानियत बचाए हुए है तो वह यही आदमी है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी। केस पर साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे को समझने लगे। एक तरफ अदिति की सख्ती थी तो दूसरी तरफ विवेक की सादगी, और शायद यही फर्क उन्हें एक दूसरे के करीब लाने लगा। फिर एक दिन एक बड़े गैंगस्टर के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जब गोलियों की बौछार हो रही थी, एक गोली सीधे अदिति की तरफ बढ़ी, लेकिन उससे पहले ही विवेक ने उसे पीछे खींच लिया और गोली दीवार में जा लगी। उस पल के बाद सब कुछ बदल गया। वह सिर्फ एक साथी नहीं रहा, बल्कि अदिति के दिल का हिस्सा बन गया। समय के साथ दोनों ने अपने रिश्ते को नाम दिया और शादी कर ली। लोग अक्सर कहते थे कि यह जोड़ी अजीब है, एक आग है तो दूसरा पानी, लेकिन शायद यही संतुलन उनके रिश्ते की ताकत था। विवेक हमेशा कहता था, अगर कभी मुझे और कानून के बीच चुनाव करना पड़ा तो तुम कानून को ही चुनना। और अदिति हंसकर कहती, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। मगर जिंदगी कभी इंसान के कहने से नहीं चलती, और वह दिन आ ही गया। एक सुबह ऑफिस में अचानक हड़कंप मच गया। एक हाई प्रोफाइल केस से जुड़े जब्त किए गए पैसों का बैग रिकॉर्ड रूम से गायब हो गया था। यह सिर्फ चोरी नहीं थी, यह सिस्टम पर सीधा सवाल था। अगर यह बात ऊपर तक जाती तो कई लोगों की नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। अदिति ने तुरंत जांच शुरू कर दी। हर एंगल से, हर व्यक्ति से, हर रिकॉर्ड से सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने लगे, और कुछ ही देर में वह फुटेज सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। वह आदमी रिकॉर्ड रूम के पास था। उसकी चाल, उसकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ किसी एक इंसान की तरफ इशारा कर रहा था, और वह नाम था विवेक। कमरे में सन्नाटा छा गया। अदिति की आंखें स्क्रीन पर जमी रह गईं। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसका दिमाग कह रहा था कि सबूत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसने खुद को संभाला और आदेश दिया, विवेक को बुलाओ। कुछ देर बाद विवेक कमरे में आया, हमेशा की तरह शांत, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अदिति ने बिना भाव दिखाए कहा, रिकॉर्ड रूम से पैसे गायब हुए हैं और शक तुम पर है। विवेक कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। फिर उसने सीधा अदिति की आंखों में देखा और कहा, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज में सच्चाई थी, लेकिन उस वक्त सच्चाई से ज्यादा ताकत सबूतों के पास थी। अदिति ने सख्त आवाज में कहा, जब तक जांच पूरी नहीं होती तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। यह कहते समय उसकी आवाज मजबूत थी, लेकिन अंदर से वह टूट रही थी। विवेक ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर झुकाया और कमरे से बाहर चला गया। उस दिन पहली बार दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई थी, कानून की दीवार। घर पहुंचने के बाद भी खामोशी छाई रही। विवेक ने सिर्फ इतना कहा, मुझे अपने सच पर भरोसा है,
लेकिन शायद तुम्हें नहीं। और यही शब्द अदिति के दिल में तीर की तरह चुभ गए। दिन बीतते गए और हर नया सुराग विवेक के खिलाफ जाता गया। आखिरकार वह दिन आया जब अदिति को फैसला लेना पड़ा। उसने पूरे ऑफिस के सामने कहा, सबूतों के आधार पर सब इंस्पेक्टर विवेक चौहान को नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। यह सिर्फ एक आदेश नहीं था, यह 2 जिंदगियों का टूटना था। विवेक बिना कुछ कहे चला गया और उसके साथ अदिति की जिंदगी का एक हिस्सा भी चला गया। उसे नहीं पता था कि उसने जो फैसला लिया है वह सच नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी गलती है, और यही गलती आगे चलकर उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली थी। विवेक के जाने के बाद अमरपुर शहर वैसा ही था, वही सड़कें, वही शोर, वही भीड़। लेकिन डीएसपी अदिति राठौर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। ऑफिस में सब कुछ पहले जैसा चलता रहा। फाइलें आती रहीं, केस सुलझते रहे, अपराधी पकड़े जाते रहे, लेकिन अदिति के अंदर जैसे कुछ मर गया था। वह पहले की तरह सख्त तो दिखती थी, मगर अब उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन बस गया था। हर बार जब वह अपने केबिन में अकेली बैठती तो उसकी नजर अनजाने में दरवाजे की तरफ उठ जाती, जैसे उसे उम्मीद हो कि शायद विवेक अचानक अंदर आकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा, मैडम, नई शिकायत आई है। लेकिन वह दरवाजा अब सिर्फ हवा के झोंकों से ही हिलता था। उसी बीच जांच लगातार आगे बढ़ रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि जितनी गहराई से जांच होती जा रही थी उतने ही सवाल खड़े हो रहे थे। कुछ सबूत ऐसे थे जो बहुत साफ थे, लेकिन कुछ इतने उलझे हुए थे कि जैसे किसी ने जानबूझकर कहानी को एक दिशा में मोड़ने की कोशिश की हो। अदिति को कई बार लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है, लेकिन हर बार उसके सामने वही फुटेज, वही रिपोर्ट और वही गवाह आकर खड़े हो जाते जो विवेक को दोषी साबित करते थे। उधर विवेक की जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी थी। जिस दिन वह ऑफिस से निकला था उसके पास सिर्फ एक छोटा सा बैग और टूटा हुआ दिल था। उसने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह एक बार भी पीछे देखेगा तो शायद उसके कदम रुक जाएंगे। शुरू के कुछ दिन उसने अपने एक पुराने दोस्त के यहां गुजारे, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि अब वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता तो वह वहां से भी चला गया। धीरे धीरे उसके पास पैसे खत्म होने लगे। उसने छोटी मोटी मजदूरी करने की कोशिश की, लेकिन हर जगह जब उससे उसके पिछले काम के बारे में पूछा जाता तो वह चुप हो जाता, और यही चुप्पी उसे हर बार काम से दूर कर देती। कुछ दिनों बाद हालात ऐसे हो गए कि उसे कई रातें बिना खाना खाए गुजारनी पड़ी। कभी वह रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सोता तो कभी किसी मंदिर की सीढ़ियों पर। धीरे धीरे उसके कपड़े पुराने और गंदे हो गए, दाढ़ी बढ़ गई और उसका चेहरा ऐसा हो गया कि लोग उसे पहचान ही नहीं पाते थे। एक दिन वह एक मंदिर के बाहर बैठा था। वहां लोगों को खाना बांटा जा रहा था। विवेक भी लाइन में लग गया। जब उसकी बारी आई और किसी ने उसके हाथ में खाना रखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे याद आया कि वह कभी एक पुलिस अफसर था और आज वही इंसान दूसरों के सामने हाथ फैलाकर खड़ा है। उधर अदिति को चैन नहीं मिल रहा था। एक रात जब वह ऑफिस में अकेली बैठी थी, उसने फिर से सीसीटीवी फुटेज देखने का फैसला किया। उसने उस वीडियो को बार बार देखा, हर फ्रेम को ध्यान से देखा, और तभी उसे कुछ अजीब नजर आया। उस आदमी की चाल विवेक जैसी जरूर थी, लेकिन एक सेकंड के लिए उसकी कलाई दिखाई दी और वहां एक काला धागा बंधा हुआ था। विवेक कभी काला धागा नहीं पहनता था। यह एक छोटा सा सुराग था, लेकिन अदिति के लिए यह बहुत बड़ा संकेत था कि शायद सच कुछ और है। अगले ही दिन उसने पूरी जांच फिर से शुरू करने का आदेश दिया। इस बार उसने किसी भी पुराने निष्कर्ष पर भरोसा नहीं किया। हर गार्ड से दोबारा पूछताछ हुई, हर एंट्री रजिस्टर को फिर से चेक किया गया और धीरे धीरे सच्चाई की परतें खुलने लगी। एक गार्ड ने डरते डरते बताया कि उसने उस रात एक आदमी को देखा था जो बहुत जल्दी में था, लेकिन उसने उसे पहचानने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे लगा कि वह कोई अधिकारी होगा। अदिति ने उस गार्ड को फुटेज दिखाया और उसने तुरंत कहा, मैडम, यही आदमी था, लेकिन यह रोहित नहीं, यह विवेक नहीं है। अदिति का दिल जोर से धड़कने लगा। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि कहीं बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने तुरंत उस इलाके के बाकी कैमरों की फुटेज निकलवाई और घंटों की मेहनत के बाद एक और वीडियो मिला जिसमें वही आदमी एक गली में अपना चेहरा ढकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा थोड़ा साफ दिखाई दे गया। वह विवेक नहीं था, वह कोई और था। अदिति की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने ही हाथों से
एक निर्दोष इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसी वक्त ऑफिस में एक खबर आई, एक संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया है जिसे शक के आधार पर हिरासत में लिया गया है। अदिति तुरंत पूछताछ कक्ष में पहुंची। सामने एक आदमी बैठा था। वह घबराया हुआ था, उसके हाथ कांप रहे थे। अदिति ने सख्त आवाज में पूछा, सच बताओ, रिकॉर्ड रूम से पैसे किसने चुराए? पहले तो वह चुप रहा, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो वह टूट गया। मैडम, चोरी मैंने ही की थी। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं मजबूर था, मेरी बेटी बहुत बीमार है, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मैंने सोचा था कि कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शक किसी और पर चला जाएगा। अदिति की आंखों से आंसू बहने लगे, उसके हाथ कांपने लगे। उसने कुर्सी को कसकर पकड़ लिया। उसे ऐसा लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। वह धीरे धीरे पीछे हटी और कमरे से बाहर निकल गई। उस दिन पहली बार उसने खुद को आईने में देखा और खुद से सवाल किया, क्या उसने सच में न्याय किया था या सिर्फ सबूतों के नाम पर एक इंसान को बर्बाद कर दिया था? उसी रात उसने फैसला किया कि वह विवेक को ढूंढेगी, चाहे उसे पूरी दुनिया क्यों ना खंगालनी पड़े। अगले ही दिन उसने अपनी टीम को अलग अलग इलाकों में भेजा। खुद भी वह हर जगह जाने लगी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पुराने ठिकाने, दोस्तों के घर, हर जगह। लेकिन विवेक जैसे जमीन में समा गया था। उधर विवेक की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वह पूरी तरह एक भिखारी की तरह दिखने लगा था। लोग उसे देखकर नजरें फेर लेते थे। कोई उसे पहचान नहीं पाता था, लेकिन उसके दिल में एक ही सवाल हर समय गूंजता रहता था, क्या मेरा सच कभी सामने आएगा? और उधर अदिति के दिल में एक ही सवाल था, क्या मुझे कभी उसे माफी मांगने का मौका मिलेगा? दोनों एक ही शहर में थे, एक दूसरे से बस कुछ कदम दूर, लेकिन किस्मत ने अभी उनके रास्ते मिलाने का फैसला नहीं किया था, क्योंकि उनकी कहानी में अभी सबसे बड़ा मोड़ आना बाकी था। अमरपुर की शाम उस दिन कुछ अलग थी। आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन डीएसपी अदिति राठौर के दिल में तूफान मचा हुआ था। पिछले कई हफ्तों से वह सिर्फ एक ही काम कर रही थी, विवेक को ढूंढना। हर गली, हर सड़क, हर कोना उसने छान मारा था, लेकिन हर बार उसे सिर्फ निराशा ही मिली। फिर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि अब यह सिर्फ एक खोज नहीं थी, यह उसकी गलती को सुधारने की आखिरी उम्मीद थी। उधर विवेक की हालत अब इतनी खराब हो चुकी थी कि वह खुद को भी पहचान नहीं पा रहा था। उसकी आंखों की चमक पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, चेहरे पर सिर्फ थकान और दर्द बचा था। वह दिन भर सड़कों पर भटकता और रात को कहीं भी सिर टिकाकर सो जाता। उसे अब जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं थी। वह बस सांस ले रहा था, जी नहीं रहा था। उसी बीच एक दिन शहर के पुराने बाजार में अचानक हलचल मच गई। लोगों की भीड़ एक जगह जमा हो गई थी। कोई चिल्ला रहा था, अरे कोई देखो, यह आदमी बेहोश हो गया है। उसी वक्त गश्त पर निकली अदिति की गाड़ी वहां पहुंची। उसने भीड़ को हटाया और नीचे देखा। एक दुबला पतला आदमी जमीन पर पड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल और दाढ़ी से ढका हुआ था। अदिति ने झुककर उसका चेहरा ध्यान से देखा और अचानक उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे कुछ जाना पहचाना सा एहसास हुआ, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाई। उसने तुरंत आदेश दिया, इसे अस्पताल ले जाओ। कुछ ही देर में वह आदमी अस्पताल पहुंचा दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि वह कई दिनों से भूखा है और बहुत कमजोर हो चुका है। अदिति अस्पताल के बाहर खड़ी थी। उसका दिल अजीब तरह से बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उस अनजान आदमी के लिए इतना क्यों परेशान हो रही है, लेकिन ड्यूटी के कारण वह वहां ज्यादा देर नहीं रुक सकी और वापस थाने चली गई। रात गहराने लगी, लेकिन अदिति को नींद नहीं आ रही थी। उस आदमी का चेहरा बार बार उसके सामने आ रहा था। उसकी आंखें जैसे उसे पुकार रही थीं। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाई और देर रात फिर से अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल की गलियारे में हल्की रोशनी थी और सन्नाटा पसरा हुआ था। अदिति धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ी जहां वह आदमी भर्ती था। दरवाजे के बाहर पहुंचकर वह कुछ पल के लिए रुक गई। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, जैसे उसे डर हो कि अंदर जो सच है वह उसकी दुनिया को फिर से तोड़ देगा। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर वह आदमी बिस्तर पर बैठा था। अब उसका चेहरा थोड़ा साफ था, दाढ़ी अभी भी थी, लेकिन आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। अदिति ने जैसे ही उसे देखा, उसकी सांसें रुक गईं, उसकी आंखें फैल गईं, होंठ कांपने लगे। विवेक, उसके मुंह से बस इतना ही निकला। वह कुछ कदम आगे बढ़ी
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह तुम हो? सामने बैठा आदमी धीरे से मुस्कुराया। वह मुस्कान बहुत कमजोर थी, लेकिन उसमें वही सादगी थी जो कभी अदिति को उससे प्यार करने पर मजबूर कर देती थी। हाँ, मैं ही हूं। यह सुनते ही अदिति टूट गई। वह वहीं उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। मुझे माफ कर दो विवेक, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मैंने तुम्हें बिना तुम्हारी गलती के सजा दी। उसकी आवाज कांप रही थी। हर शब्द के साथ उसका दिल जैसे टूट रहा था। विवेक कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, जब आपने मुझे सबके सामने दोषी ठहराया था, उस दिन मेरा भरोसा टूट गया था आदित्य। उसके शब्द शांत थे, लेकिन उनमें दर्द साफ झलक रहा था। मुझे लगा था कि अगर दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए तो भी तुम मेरे साथ खड़ी रहोगी, लेकिन उस दिन मैं अकेला रह गया। यह सुनकर अदिति की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। मुझे सच बहुत देर से पता चला, असली चोर मिल गया है। तुम निर्दोष थे विवेक। विवेक ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, सच? हाँ, सच तो हमेशा सामने आता है, लेकिन कभी कभी बहुत देर से। कमरे में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे उनके बीच बीते हुए सारे पल फिर से जिंदा हो गए हों। अदिति ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। चलो घर चलते हैं, सब ठीक कर देंगे। मैं तुम्हारी नौकरी वापस दिलाऊंगी, हम फिर से नई शुरुआत करेंगे। लेकिन विवेक ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। अदिति चौंक गई। अब क्या बचा है अदिति? उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान थी। जिस भरोसे पर हमारा रिश्ता खड़ा था वो ही टूट गया। अदिति ने रोते हुए कहा, मैं उसे फिर से बना दूंगी, बस एक मौका दे दो। विवेक ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द और सच्चाई दोनों थे। कुछ चीजें दोबारा बन सकती हैं, लेकिन पहले जैसी नहीं होती। यह सुनकर अदिति का दिल जैसे फिर से टूट गया। लेकिन तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक कांस्टेबल घबराते हुए अंदर आया। मैडम, एक जरूरी खबर है। अदिति ने आंसू पोंछते हुए उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? मैडम, जिस आदमी ने चोरी की थी उसे किसी ने जेल में मारने की कोशिश की है, और उसने मरने से पहले एक नाम लिया है। अदिति का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन सा नाम? कांस्टेबल ने कहा। मैडम, उसने कहा कि वह अकेला नहीं था, उसके पीछे कोई बड़ा आदमी है, और उसने जो नाम लिया है वह है कमिश्नर रणवीर मल्होत्रा। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। अदिति और विवेक दोनों एक दूसरे को देखने लगे। यह सिर्फ एक चोरी नहीं थी, यह एक बहुत बड़ी साजिश थी, और शायद इसी साजिश का शिकार विवेक बना था। अदिति की आंखों में अब आंसू नहीं थे, वहां एक नई आग जल चुकी थी। उसने विवेक की तरफ देखा और कहा, इस बार मैं सच को किसी भी कीमत पर सामने लाऊंगी, और इस बार मैं अकेली नहीं हूं। विवेक ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे से कहा, अगर सच के लिए लड़ना है तो मैं साथ हूं। और उसी पल उनकी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। अमरपुर की रात उस दिन असामान्य रूप से भारी थी, जैसे शहर खुद किसी बड़े सच के सामने आने का इंतजार कर रहा हो। अस्पताल के उस कमरे में जहां कुछ देर पहले तक दर्द और पछतावे की खामोशी थी, अब एक नई लड़ाई की शुरुआत हो चुकी थी। डीएसपी अदिति राठौर की आंखों में अब आंसुओं की जगह एक अडिग फैसला था, और सामने खड़ा विवेक चौहान अब पहले जैसा टूटा हुआ इंसान नहीं, बल्कि सच के लिए खड़ा होने वाला योद्धा बन चुका था। दोनों जानते थे कि जिस नाम का खुलासा हुआ है, कमिश्नर रणवीर मल्होत्रा, वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की ताकत का प्रतीक है। उसके खिलाफ जाना मतलब खुद को खतरे में डालना। लेकिन इस बार यह लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं थी, यह भरोसे की, सच की और उस रिश्ते की थी जिसे झूठ ने तोड़ दिया था। अगले ही दिन अदिति ने बिना किसी को बताए एक गुप्त जांच शुरू की। उसने अपने भरोसेमंद लोगों की एक छोटी टीम बनाई और हर कदम बहुत सावधानी से उठाने लगी। विवेक भी अब उसके साथ था। भले ही उसके दिल के जख्म अभी भरे नहीं थे, लेकिन सच के लिए उसकी लड़ाई अब भी जिंदा थी। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि रिकॉर्ड रूम से गायब हुए पैसे असल में एक बहुत बड़े घोटाले का हिस्सा थे, जिनमें कई बड़े अधिकारी शामिल थे। और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड खुद कमिश्नर रणवीर था। उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके सबूतों को बदलवाया, सीसीटीवी फुटेज में छेड़छाड़ करवाई और शक की सुई विवेक की तरफ मोड़ दी, ताकि वह खुद इस पूरे मामले से साफ बच जाए। यह सब जानकर अदिति के अंदर गुस्से की आग और भड़क उठी, लेकिन वह जानती थी
कि बिना पक्के सबूत के वह कुछ नहीं कर सकती। इसलिए उसने एक प्लान बनाया। वह रणवीर को खुद अपने जाल में फंसाएगी। कुछ दिनों बाद अदिति ने एक नकली सूचना फैलाई कि चोरी से जुड़े कुछ नए सबूत उसे मिल गए हैं और वह उन्हें जल्द ही हाई लेवल मीटिंग में पेश करने वाली है। यह खबर सीधे रणवीर तक पहुंचनी ही थी और हुआ भी यही। उसी रात रणवीर ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि अदिति के पास जो भी सबूत हैं उन्हें हर हाल में खत्म कर दिया जाए। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह खुद एक जाल में फंसने जा रहा है। उस रात जब उसके आदमी अदिति के ऑफिस में घुसे तो वहां पहले से ही कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस लगे हुए थे और जैसे ही उन्होंने सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की, पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। कुछ ही देर में अदिति और उसकी टीम वहां पहुंच गई और उन सभी को रंगे हाथों पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया। कैसे रणवीर ने उन्हें भेजा था, कैसे उसने सबूत बदलवाए थे और कैसे उसने विवेक को फंसाया था। अब अदिति के पास वह सब था जिसकी उसे जरूरत थी। अगली सुबह पूरा अमरपुर हिल गया जब खबर आई कि कमिश्नर रणवीर मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया में हड़कंप मच गया। हर चैनल पर सिर्फ एक ही खबर थी, ईमानदार डीएसपी ने खोला बड़े घोटाले का राज। अदालत में जब केस चला तो हर सबूत रणवीर के खिलाफ था। वह कुछ भी नहीं कर सका और आखिरकार उसे सजा सुनाई गई। यह सिर्फ एक केस का अंत नहीं था, यह सच की जीत थी। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक खास समारोह रखा गया जहां विवेक को दोबारा उसकी पोस्ट पर बहाल किया गया। जब वह फिर से वर्दी पहनकर ऑफिस में आया तो सबकी नजरें उसी पर थीं, लेकिन उसकी नजर सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थी, अदिति। वह सामने खड़ी थी, आंखों में हल्की नमी और चेहरे पर सच्चा पछतावा। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे, जैसे उनके बीच के सारे शब्द खत्म हो गए हों। अदिति धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, मैंने तुम्हें खो दिया था विवेक, लेकिन शायद किस्मत ने हमें एक और मौका दिया है। विवेक ने कुछ पल उसे देखा। उसके दिल में अब भी दर्द था, लेकिन उस दर्द के साथ एक सच्चाई भी थी। अदिति ने अपनी गलती को स्वीकार किया और उसे सुधारने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसने धीरे से कहा, भरोसा टूटने में एक पल लगता है, लेकिन उसे वापस बनाने में पूरी जिंदगी लग सकती है। अदिति की आंखों से फिर आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उनमें उम्मीद भी थी। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं पूरी जिंदगी लगा दूंगी, बस तुम साथ मत छोड़ना। कुछ पल की खामोशी के बाद विवेक ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह कोई बड़ा इजहार नहीं था, लेकिन यह एक नई शुरुआत का इशारा था। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरियां कम होने लगी। जख्म पूरी तरह भरे नहीं थे, लेकिन अब उनमें दर्द के साथ साथ समझ भी थी। समय के साथ उनका रिश्ता फिर से मजबूत होने लगा और इस बार वह पहले से भी ज्यादा सच्चा था, क्योंकि अब उसमें सिर्फ प्यार नहीं बल्कि एक सीख भी थी कि सच और भरोसा सबसे बड़ी ताकत होते हैं और अगर कभी गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करके सही करना ही असली इंसाफ होता है। अमरपुर शहर फिर से अपनी रफ्तार में लौट आया, लेकिन इस कहानी ने वहां के हर इंसान को एक बात जरूर सिखा दी कि कानून सिर्फ सजा देने के लिए नहीं होता, बल्कि सच को सामने लाने के लिए होता है। और जब सच सामने आता है तो वह सिर्फ गुनहगार को नहीं बल्कि टूटे हुए रिश्तों को भी इंसाफ दिलाता है।